नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गढ़वाल मंडल का जो हमारा एकमात्र बचा हुआ डिस्ट्रिक्ट है अब देहरादून जनपद। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देहरादून जनपद को आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। काफ़ी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे इसके इतिहास के बारे में, नदी सिस्टम हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके भूगोल के बारे में, तो बहुत सारे टॉपिकों पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मैप के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है यहाँ पे देहरादून जनपद का मैप। तो एक बार आप मैप देख लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कैसे यहाँ पे इसका मैप है। तो मैप में आपको देखना ये है कि सबसे पहले तो जो यहाँ पे सीमाएं किन किन राज्यों से बना रहा है, तो एक तो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है देहरादून जनपद, और एक यहाँ पे उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। बाकी जनपदों की बात करें तो पूर्व में आपका हो गया टिहरी, हो गया आपका उत्तरकाशी, ये सीमा बनाता है। उत्तरकाशी के देहरादून जनपद के उत्तर में भी हो गया और पूर्व में भी हो गया, क्योंकि ये यहाँ तक फैला हुआ है। उत्तरकाशी यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो उत्तर में भी हो गया और पूर्व में भी हो गया। तो उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया, तीसरा कौन है पौड़ी, और चौथा है हरिद्वार। पौड़ी इसके पूर्व में ही हो गया और हरिद्वार हो गया इसके दक्षिण में। तो 4 जनपदों से सीमा बना रहा है और 2 राज्यों से सीमा बना रहा है। तो ये तो इसकी सीमाओं के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब इसके इतिहास के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अन्य टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो इतिहास की बात की जाए तो जो देहरादून का नाम है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, देहरा प्लस दून। कौन कौन है? देहरा प्लस दून। अब माना जाता है कि यहाँ पे एक सिख गुरु थे, गुरु राम राय, सिख गुरु गुरु राम राय 1676 में आए थे देहरादून में, और उन्होंने देहरादून में डेरा की स्थापना की। डेरा का मतलब होता है सिख, यानी मतलब पंजाबी में डेरा कहते हैं और अन्य भाषाओं में घर हो गया या शिविर हो गया। तो कुल मिला के 1676 में इन्होंने यहाँ पे डेरा डाला था, यानी डेरा की स्थापना की थी। तो डेरा से एक शब्द निकला देहरा, और यहाँ पे घाटी होने के कारण दून घाटी इसको कहा जाता था। तो देहरा प्लस दून घाटी हो गया, तो क्या पड़ गया इसका नाम? देहरादून पड़ गया। तो इस प्रकार देहरादून का नाम देहरादून क्यों पड़ा? क्योंकि 1676 में यहाँ पे गुरु राम राय जी ने डेरा की स्थापना की थी। कई बुकों में आपको 1699 मिलता है कि जो गुरु राम राय जी थे वो देहरादून में 1699 में आए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आए वो 1676 में थे, लेकिन 1699 में उन्होंने यहाँ पे एक गुरुद्वारा की स्थापना की थी, और जहाँ पे झंडा मेला भी लगता है। तो इसलिए कई बुकों में आपको 1699 देखने को भी मिल सकता है, लेकिन एक्चुअली में आए वो कब थे? 1676 आए थे। इतिहासकार अधिकांशतः सही इसी को मानते हैं। अब 1676 सही क्यों है, इसका एक तथ्य भी है कि जो गढ़वाल नरेश थे फतेहपति शाह, उन्होंने सिख गुरु को 3 ग्राम दान दिए थे। तो जब 1676 में क्या है, जो यहाँ पे जो गढ़वाल नरेश फतेहपति शाह है 1676 में उनका शासन था, लेकिन 1699 में उनका शासन नहीं था। तो अगर गुरु राम राय जी 1699 में आए होते, लेकिन उस टाइम गढ़वाल नरेश फतेहपति शाह क्या थे? जिंदा नहीं थे, तो उन्होंने उनको भूमि दान कैसे की? तो इसलिए 1676 यहाँ पे बिल्कुल क्या है? सही है। उसके बाद यहाँ पे देहरादून का प्राचीन नाम द्रोण नगर भी है। क्या है प्राचीन नाम? द्रोण नगर। द्रोण नगर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि माना जाता है कि महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य थे, जो पांडवों के गुरु और कौरवों के गुरु, इनकी यहाँ पे तपस्थली थी। तो द्रोण नगर के कारण इसका नाम बाद में क्या पड़ा? देहरादून पड़ा। देहरादून का एक प्राचीन नाम और भी है, पृथ्वीपुर। तो देहरादून का प्राचीन नाम क्या है? पृथ्वीपुर। ये भी आपको नोट करना है। एक अन्य ऐतिहासिक तथ्य इसमें ये जुड़ा है कि देहरादून में यहाँ पे यमुना नदी के तट पर कालसी नामक स्थान पर अशोक का कालसी शिलालेख प्राप्त हुआ था, जिससे ये हासिल होता है या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जब यहाँ पे कालसी शिलालेख प्राप्त हुआ तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र मौर्यों के अधीन रहा होगा। तो मौर्यों ने भी यहाँ पे काफ़ी समय तक शासन किया। उसके बाद काफ़ी समय बाद यहाँ पे फिर जब गढ़वाल में पंवार वंश के राजाओं का शासन रहा, तो कुल मिला के देहरादून जो आज का जनपद है, ये क्षेत्र भी गढ़वाल के पंवार वंश के राजाओं के अधीन रहा। उसके बाद यहाँ पे 1804 में क्या हुआ कि गढ़वाल परमार वंश के जो राजा थे गढ़वाल के, प्रद्युम्न शाह, उनके शासनकाल में 1804 में गोरखाओं ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, और 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा नामक मैदान पर एक युद्ध लड़ा गया। कौन से मैदान पर? ये मैंने आपको इतिहास में पूरा बता रखा है। खुड़बुड़ा नामक मैदान पर गोरखाओं के मध्य और प्रद्युम्न शाह, जो कि गढ़वाल वंश के उस टाइम राजा थे, उनके मध्य एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है। और 1804 में
इस क्षेत्र पर गोरखाओं का आधिपत्य हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 1814 में देहरादून के नाला पानी नामक स्थान पर, देहरादून का नाला पानी नामक स्थान आपको पता होगा, और जो देहरादून में रहते हैं उनको तो विशेषकर वो पता ही होगा कि देहरादून के नाला पानी नामक स्थान पर गोरखा सेना और ब्रिटिश सेना के बीच एक युद्ध लड़ा गया। इसमें जो गोरखा सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो थे बलभद्र थापा, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? जनरल जिलेस्पी ने। तो ये भी आपको नोट करना है किसने यहाँ पे नेतृत्व किया। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जनरल जिलेस्पी कर रहे थे और गोरखा सेना का नेतृत्व बलभद्र थापा कर रहे थे। और युद्ध कहाँ पे लड़ा गया? देहरादून के नाला पानी नामक स्थान पे 1814 में। तो यहाँ पे गोरखा सेना हार जाती है और फिर 1815 में ये क्षेत्र किसके अधीन आ जाता है? ब्रिटिशों के अधीन में आ जाता है। और ब्रिटिश क्या करते हैं? 1817 में देहरादून को एक जनपद के रूप में स्थापित करते हैं और इसको मेरठ मंडल के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो 1817 में देहरादून जनपद को मेरठ मंडल में शामिल किया गया और उसके बाद 1975 में देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल का हिस्सा बनाया गया। तो ये तो यहाँ पे देहरादून जनपद का पूरा इतिहास मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे यहाँ पे किन किन लोगों ने यहाँ पे शासन किया और कैसे कैसे ये जनपद बना और किन किन कैसे कैसे ये गढ़वाल मंडल में शामिल हुआ। बाकी आपको मैंने ये भी बता दिया कि कौन कौन से राज्यों से सीमा बना रहा है, कौन कौन से जिलों से सीमा बना रहा है। तो देखो, जो देहरादून है एक तो उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। तो उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? देहरादून जनपद है। और देहरादून जनपद कितने राज्यों से सीमा बना रहा है? तो 2 राज्यों से ये सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं वो? एक तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, और एक है यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश। तो 2 राज्यों से सीमा बनाता है देहरादून जनपद। और कितने जनपदों से सीमा बनाता है? तो 4 जनपदों से। कौन कौन है वो? उत्तरकाशी, टिहरी हो गया, पौड़ी हो गया और आपका हरिद्वार हो गया। तो इन 4 जनपदों से ये सीमा बनाता है। अब राष्ट्रीय राजमार्गों की बात कर लेते हैं। ये कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून जनपद से होकर निकलते हैं? तो ये है यहाँ पे NH7 नेशनल हाईवे 7 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। तो ये कहाँ से आता है? ये आता है यहाँ पे इधर अम्बाला से होते हुए, पोंटा साहिब से होते हुए कहाँ पहुँचता है आपका? यहाँ पे मतलब कुल मिला के देहरादून में पहुँच जाता है, यहाँ पे देहरादून में। और देहरादून से आगे कहाँ निकलता है? ये ऋषिकेश के लिए। यहाँ से ये नेशनल हाईवे 07 ही है और यहाँ से होते ये निकल रहा है ऋषिकेश। यहाँ ऋषिकेश, ये पूरा क्षेत्र ऋषिकेश है। तो ये यहाँ पे ठीक है। अब आप समझ गए होंगे नेशनल हाईवे 7 कहाँ से निकल रहा है? पोंटा साहिब से होते हुए, देहरादून होते हुए और फिर यहाँ पे आते हुए, और ये निकल गया नेशनल हाईवे ऋषिकेश। तो कुल मिला के कौन कौन से स्थलों को जोड़ता है? अम्बाला, पोंटा साहिब, देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ता है नेशनल हाईवे 07। और इसका पुराना नाम क्या था? क्योंकि कई स्टूडेंट अभी पुराने नाम उनको याद है। इनका पुराना नाम था नेशनल हाईवे 72। उसके बाद दूसरा नेशनल हाईवे है 507, ये वाला। कहाँ पे? ये वाला, हाँ। तो ये जो है यहाँ पे विकासनगर है, ठीक है। विकासनगर से होते हुए, मतलब देखो ये तो नेशनल हाईवे 07 है। तो यहाँ से फिर जो नेशनल हाईवे ऊपर के लिए जा रहा है विकासनगर से होते हुए, और ये कहाँ जाता है? कालसी नामक स्थान से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है आपका? उत्तरकाशी के बुड़कोट में, उत्तरकाशी के बड़कोट में, उत्तरकाशी के बड़कोट में पहुँच जाता है नेशनल हाईवे 507 यानी 507। तो 507 कौन कौन से स्थानों को जोड़ रहा है? विकासनगर, कालसी और उत्तरकाशी का बड़कोट। उसके बाद जो तीसरा नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 34, ये कहाँ से आता है? तो ये आपका इधर नीचे दिल्ली से आता है, यहाँ से, ठीक है, नीचे से दिल्ली से होते हुए और यहाँ पे ये देहरादून से होते हुए और इधर ये आगे जाता है बद्रीनाथ, माणा, ये इसी में आते हैं। जो बद्रीनाथ, माणा, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग वहाँ जाता है वो कई भागों में विभाजित हो रखा है। तो उसी में से एक नेशनल हाईवे जो 34 उसी का एक हिस्सा है। उसके बाद नेशनल हाईवे 307, तो ये कहाँ से आता है? यहाँ पे एक स्थान है हरिद्वार में, छुटमलपुर। इसका नाम क्या है? छुटमलपुर। तो छुटमलपुर से लेकर कहाँ तक जाता है? ये देहरादून तक कौन सा नेशनल हाईवे जाता है? तो ये जाता है आपका NH 307। तो जितने भी देहरादून जनपद में नेशनल हाईवे थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं देहरादून जनपद के नदी तंत्र के बारे में, यानी नदी सिस्टम के बारे में कि कौन कौन सी नदियाँ देहरादून जनपद में, देहरादून जनपद से होकर बहती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैप के माध्यम से आपको अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पे नदी सिस्टम, और प्रत्येक नदी में कौन कौन सी परियोजनाएँ हैं, कौन कौन से यहाँ पे जलप्रपात है, कौन कौन से कुंड है, वो सारे इसी टॉपिक में आ जाएंगे।
तो देखो सबसे पहले हम टोंस नदी की बात कर लेते हैं। तो टोंस नदी का आपको पता है कि कहाँ से आती है, उत्तरकाशी से होते हुए आती है। वो मैंने उत्तरकाशी जनपद में आपको बता रखा है पूरी डिटेल्स कि टोंस नदी का उद्गम कैसे हुआ और कहाँ कहाँ से उसका उद्गम होता है, कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनती है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि टोंस नदी का उद्गम स्थल कहाँ कहाँ से है और शुरुआत में टोंस नदी किन किन नदियों से मिलकर बनी हुई है और कहाँ कहाँ पे उन नदियों का संगम होता है। वो जो उत्तरकाशी जनपद में बता रखा है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी किस लेवल की तैयारी चल रही है, आपको जो पिछला पढ़ा रखा है वो याद है आपको कि नहीं है। अब देखो टोंस नदी जब यहाँ पे देहरादून जनपद में प्रवेश करती है तो यहाँ पे टोंस नदी में कौन कौन सी परियोजनाएं एक बार वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है किसाऊ बांध परियोजना, किस नदी पर है, टोंस नदी पर है। एक और अन्य परियोजना है छिबरो बांध परियोजना। छिबरो बांध परियोजना भी किस पर है, ये टोंस नदी बह रही है यहाँ से, तो टोंस नदी पर है छिबरो बांध परियोजना। तो देखो एक किसाऊ बांध परियोजना ये भी देहरादून में है टोंस नदी पर, छिबरो बांध परियोजना ये भी देहरादून में टोंस नदी पर। एक अन्य परियोजना है इचारी बांध परियोजना। तो ये 3 परियोजनाएं आपको याद रखनी है कि ये देहरादून जनपद में टोंस नदी पर बनी हुई है। वैसे मैंने परियोजनाओं पर एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सभी जनपदों की परियोजनाओं को कैसे याद कर सकते हैं वो मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रखा है। तो टोंस नदी आप देख सकते हो यहाँ पे और ये इसकी परियोजनाएं हैं। तो टोंस नदी जब यहाँ पे उत्तरकाशी से होते हुए देहरादून जनपद में आती है तो उसके बाद ये फिर देहरादून जनपद में आगे बढ़ती है और ये हिमाचल प्रदेश हो गया। ये आप यहाँ पे मैप दे सकते हो, ये हिमाचल प्रदेश है यहाँ तक, और हिमाचल प्रदेश और देहरादून जनपद की सीमा बनाते हुए ये आगे बढ़ती है। जब टोंस नदी आगे बढ़ती है और पहुँच जाती है कालसी के निकट, यहाँ पे कालसी मैंने अभी आपको इतिहास में कालसी के बारे में बताया। तो यहाँ पे कालसी के निकट टोंस नदी किस में संगम करती है, यमुना नदी में संगम करती है। तो टोंस नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है आपकी टोंस नदी, जो यहाँ से होके बहते हुए आ रही है हिमाचल प्रदेश और देहरादून जनपद की सीमा बनाते हुए, और कालसी नामक स्थान के निकट यमुना नदी और टोंस नदी का यहाँ पे क्या होता है, संगम होता है। तो जो टोंस नदी वो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ऐसा भी माना जाता है। तो ये तो हो गया टोंस नदी के बारे में। अब यहाँ पे यमुना नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यमुना नदी भी उद्गम आपको पता है यमुनोत्री से होते हुए आती है और उत्तरकाशी जनपद में मैंने आपको बताया कहाँ से उद्गम होता है और उत्तरकाशी जनपद में कैसे कैसे बहती है। तो इसलिए मैंने आपको उत्तरकाशी जनपद के बारे में पहले ही बता रखा है ताकि आपको नदी सिस्टम अच्छे से समझ में आ सके। तो जब यहाँ पे ये पहुँचती है यमुना जो नदी है वो लाखा मंडल के निकट देहरादून जनपद में प्रवेश करती है उत्तरकाशी से होते हुए। जब ये प्रवेश करती है तो उसके बाद ये जाती हुई कहाँ पहुँच जाती है, यहाँ पे इस पे है एक ब्यासी परियोजना। ब्यासी परियोजना देहरादून में कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर है। उसके बाद फिर आगे बढ़ती है यमुना नदी और पहुँच जाती है कालसी के निकट, मैंने आपको बता दिया है टोंस नदी से ये संगम करती है। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे जहाँ पे कालसी है तो यहाँ पे एक और नदी आती है अमलावा नदी, यहाँ से आ रही है अमलावा नदी और ये संगम करती है यमुना नदी से। तो कालसी कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, अमलावा ना मतलब बसा हुआ तो यमुना नदी के तट पर है, लेकिन संगम कौन कौन सी नदियों का होता है यहाँ पे, अमलावा नदी और यमुना नदी का। लेकिन टोंस नदी और यमुना नदी का संगम भी कालसी के निकट ही होता है। अब यहाँ पे क्या है, टोंस नदी और यमुना नदी काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इसलिए एग्जाम में अमलावा नदी कभी ऑप्शन में मैक्सिमम पूछा नहीं जाता है, वो टोंस नदी और यमुना नदी ही देगा। लेकिन कभी अगर अमलावा नदी पूछ दिया है तब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कालसी के निकट एक और मतलब 2 अन्य नदियों का संगम भी होता है। यहाँ पे अमलावा नदी और यमुना नदी का संगम होता है। फिर यमुना नदी आगे बढ़ती है और फिर कालसी से थोड़ा आगे यहाँ पे टोंस नदी और यमुना नदी का संगम होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कालसी के निकट कौन कौन सी नदियों का संगम होता है। तो जब यहाँ पे यमुना नदी कालसी के निकट टोंस नदी से संगम करती है फिर ये आगे बढ़ती है और यहाँ पे है डाक पत्थर बैराज। अब यहाँ पे आपको समझना है क्योंकि यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यमुना नदी पर है डाक पत्थर बैराज और डाक पत्थर बैराज से एक नहर निकलती है यमुना नदी से जिसका नाम है शक्ति नहर। ये है यहाँ पे ये शक्ति नहर निकल रही है। ये तो डाक पत्थर बैराज है, मैंने ब्लू इसलिए कर रखा क्योंकि जहाँ पे बैराज होता है यहाँ पे जहाँ पे कोई बांध होता है वहाँ पे क्या होता है, पानी एकत्रित हुआ रहता है, तो वहाँ पे डैम बना रहता है, तो इसलिए वो मैंने आपको ब्लू यहाँ पे दर्शा रखा है ब्लू कलर से। तो डाक पत्थर बैराज से क्या निकल रही है, एक शक्ति नहर निकल रही है और एक यमुना नदी सीधे आगे निकल रही है। तो अब जो आगे निकल रही है यमुना नदी, इस पर तो कोई परियोजना नहीं है, ये पहुँच जाती है सीधे हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश
से होते हुए हरियाणा में पहुंच जाती है। लेकिन जो ये शक्ति नहर है ये यहाँ से निकलती है और ये भी लगभग इसी के समांतर चलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है आगे, और ये भी पहुँचती कहाँ है, सीधे हरियाणा में ही पहुँचती है। और हरियाणा में ये फिर जो शक्ति नहर है ये किस में मिल जाती है, आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। लेकिन शक्ति नहर में यहाँ पे बहुत सारी परियोजनाएं हैं। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, एक तो यहाँ पे है ढालीपुर बांध परियोजना। ढालीपुर बांध परियोजना किस नदी पर है, अगर नदी का पूछा गया तब तो यमुना नदी पर है, लेकिन ऑप्शन में अगर नहर दे दिया तो तब किस पे है, शक्ति नहर पे है। और शक्ति नहर कहाँ से निकल रही है, डाक पत्थर बैराज से निकल रही है शक्ति नहर। और शक्ति नहर पे एक ढालीपुर परियोजना होगी, यहीं पे एक और अन्य परियोजना भी है, ढकरानी बांध परियोजना। तो ढकरानी बांध परियोजना किस पे है, ये भी आपकी शक्ति नहर पे है। फिर शक्ति नहर आगे बढ़ती है और रायपुर मंडी में शक्ति नहर में एक और अन्य नदी संगम करती है जिसका नाम क्या है, आसन नदी है। तो आसन नदी का उद्गम देख लेते हैं। आसन नदी का जो उद्गम है वो यहाँ पे आसारोड़ी देहरा मार्ग से, यहाँ पे इस क्षेत्र से, इस रेंज से, जो आसारोड़ी रेंज है देहरादून का, वहाँ से उद्गम होता है आसन नदी का। और आसन नदी यहाँ से बहते हुए कहाँ पहुँच जाती है, रायपुर मंडी में, जहाँ पे ये संगम करती है शक्ति नहर से। तो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना आपको कि आसन नदी किसकी सहायक नदी है। तो सहायक नदी वो किसकी है, यमुना नदी की सहायक नदी है, क्योंकि जो ये शक्ति नहर ये भी एक यमुना नदी ही है, मतलब यमुना नदी से ही मिलकर क्या बनी है, शक्ति नहर बनी है। शक्ति नहर निकाली गई यमुना नदी से, तो शक्ति नहर क्या है, उसका नाम शक्ति नहर, लेकिन वो नदी कौन सी है, यमुना नदी ही है। तो आसन नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है, जो कि रायपुर मंडी में शक्ति नहर से मिल जाती है, संगम करती है। फिर आगे बढ़ती है और अब इसमें क्या है, एक आसन बैराज है यहाँ पे, आसन नदी। तो यहाँ पे आसन नदी जहाँ पे संगम करी उसी के थोड़ा आगे क्या है, आसन बैराज है। और कुल्हाल परियोजना, तो कुल्हाल परियोजना हो गया, आसन बैराज हो गया, ढालीपुर परियोजना हो गया, ढकरानी बांध परियोजना हो गई। ये किस पर है, ये है शक्ति नहर पर। तो अगर शक्ति नहर नहीं आता है ऑप्शन में और यमुना नदी आता है तब आपको यमुना नदी ही करना है। और उसके बाद यहाँ पे शक्ति नहर भी आगे बढ़ती हुई हरियाणा में ये क्या करती है, फिर यमुना नदी में संगम करते, यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये तो हो गया यहाँ पे यमुना नदी हो गया, मैंने आपको बताया टोंस नदी और आसन नदी के बारे में बताया। एक और चीज़ बता दूं आपको कि अगर आपको जो जितने भी परियोजनाएं हैं उनके बारे में डिटेल्स पढ़ना है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, या आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो। मैंने बना रखी है उत्तराखंड की प्रमुख परियोजनाएं और सभी जनपदों की परियोजनाएं उसमें, तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है। अब देखो यहाँ पे कुछ अन्य नदियाँ हैं देहरादून में, तो कौन कौन सी है, एक बिंदाल नदी है। अब देखो यहाँ पे मैप में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अगर आप इस मैप को बनाओगे तो यहाँ पे बनाना, जो ये नदियाँ हैं ना, यहाँ पे बिंदाल नदी हो गया, रिस्पना नदी और सोंग नदी, उनको यहाँ से दर्शाना आप। यहाँ से निकलेगी सोंग नदी, इधर से ही निकलेगी रिस्पना नदी और यहाँ से निकलेगी आपकी बिंदाल नदी। और ये जो ये सोंग नदी है कहाँ से निकलती है, सुरकंडा रेंज से निकलती है, टिहरी के सुरकंडा रेंज से आती है। और वैसे ही इनका कोई मतलब, अब देखो ये तो स्थानीय नदी है ना, तो स्थानीय नदियों का पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रही है और उनका कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता है, क्योंकि जो स्थानीय नदी होती है वो बहुत सारे गधेरों से या बहुत सारी छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनी होती है। तो इनका कोई, जैसे रिस्पना नदी हो गया या बिंदाल नदी हो गया, तो कुल मिला के मैप में आपको यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। यहाँ पे मसूरी आ गया तो मसूरी से नहीं आ रहे वो, यहाँ पे थोड़ा ऊपर दर्शाई गई हैं, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैप में आपको वो कहाँ पे दिखानी है। तो ये देखो यहाँ पे जो ये बिंदाल नदी है यहाँ से लगो, चलो मैं मैप में भी आपको बता दूँ कहाँ से आ रही है। बिंदाल नदी आ रही है इधर से और ये चली गई, ठीक है। उसके बाद रिस्पना नदी भी लगभग यहीं से आती है इधर से। अब वो मैप में आपको पास पास लग रहा है, लेकिन अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो काफ़ी गैप है इन दोनों के बीच, है ऐसा नहीं कि वो एक ही स्थान से आ रही है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ये बिंदाल नदी है और ये रिस्पना नदी है, ये कहाँ पे संगम करती है, मोथेरोवाला में, मोथेरोवाला नामक स्थान पर रिस्पना नदी और बिंदाल नदी संगम करती है। और फिर आगे बिंदाल नदी आगे बढ़ती है और किससे संगम करती है, सोंग नदी से संगम करती है। सोंग नदी कहाँ से निकल रही है, सोंग नदी निकल रही है सुरकंडा रेंज से, और यहाँ से निकलती हुई कहाँ पहुँच जाती है, यहाँ पे ये बिंदाल नदी से संगम करती है। और फिर सोंग नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पे रायवाला में गंगा नदी से संगम करती है। तो सोंग नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। रिस्पना नदी किसकी सहायक नदी है, तो रिस्पना नदी है आपकी बिंदाल नदी की सहायक नदी, और अगर बिंदाल नदी ऑप्शन में नहीं है तो फिर वो सोंग नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोंग नदी भी रायवाला में गंगा नदी से यहाँ पे संगम कर रही है। गंगा नदी ये आ रही है यहाँ पे पौड़ी और आपके देहरादून जनपद की सीमा बनाते हुए आगे जाती है और हरिद्वार में
पहुंच जाती है। तो पौड़ी जनपद के बारे में आपको बता चुका हूँ, टिहरी के बारे में बता चुका हूँ। ये आप जो देहरादून जनपद है ये गढ़वाल जनपद का अंतिम जनपद है और इसके बाद कुमाऊं जनपद के सभी जिलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गंगा नदी इस प्रकार यहाँ पे कहाँ पहुँच जाती है, हरिद्वार पहुँच जाती है। तो ये मैंने आपको पूरा नदी सिस्टम मैप के माध्यम से अच्छे से समझा दिया है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी नदी कैसे कैसे यहाँ पे संगम कर रही है। और शक्ति नहर ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शक्ति नहर के बारे में आपको अच्छे से इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं ये जरूर देख लेना है। और शक्ति नहर कौन से बैराज से निकलती है, डाक पत्थर बैराज से यमुना नदी से निकलती है। अब यहाँ पे देहरादून जनपद में कौन कौन से जलप्रपात हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे चक्राता, देखो अभी जो प्रमुख स्थल हैं और पर्यटक स्थल और प्रमुख मंदिर, उन पे तो हम सेकंड पार्ट पे वीडियो बनाएंगे और पूरी डिटेल समझाएंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ पे चक्राता है, और चक्राता में कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो एक है किमोना जलप्रपात देहरादून के चक्राता में है, और टाइगर फॉल जलप्रपात। तो ये दो जलप्रपात आपको नोट करने हैं कि देहरादून के ये चक्राता में स्थित है। उसके बाद एक है शिखर फॉल, ये देहरादून के राजपुर में स्थित है और लगभग इधर आता है, जहाँ से रिस्पना नदी निकल रही है ना, तो लगभग यहाँ पे है आपका शिखर फॉल। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए इसको, शिखर फॉल कहाँ पे है, यहाँ पे है। और कुल मिला के ये रिस्पना नदी के आसपास है, तो रिस्पना नदी पर ही है आपका शिखर फॉल। उसके बाद एक आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात है, तो ये भी आपका इसी क्षेत्र में है, इसी रेंज में है। यहाँ से जो सोंग नदी निकलती है, तो सोंग नदी की एक सहायक नदी है और नदी जिसका नाम है बाल्दी नदी। क्या है इसका नाम, बाल्दी नदी। तो बाल्दी नदी पर ही स्थित है आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात। और सहस्त्रधारा जलप्रपात क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे गंधक युक्त जल पाया जाता है। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात में गंधक युक्त जल मिलता है, और ये किस नदी पर है, तो ये आपका बाल्दी नदी पर। और बाल्दी नदी किसकी सहायक नदी है, सोंग नदी की सहायक नदी है। और सोंग नदी फिर किस में संगम करती है, गंगा नदी में संगम करती है, रायवाला में। तो इस प्रकार अगर आप नदी सिस्टम पढ़ते हो तो आपको हर चीज़ यहाँ पे परियोजनाएं आपको याद रहती है, जलप्रपात आपको याद रहते हैं, नदी सिस्टम कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे संगम कर रही है, वो आपको अच्छे से याद रहता है। इसलिए मैं आपको मैप के माध्यम से यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मसूरी में कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो हार्डी जलप्रपात हो गया, भट्टा जलप्रपात हो गया, और झड़ी पानी जलप्रपात। ये आपके कहाँ है, मसूरी में स्थित है। देखो मसूरी का जो भट्टा फॉल है, भट्टा फॉल जलप्रपात कहाँ है, मसूरी में है। और इसी भट्टा फॉल जलप्रपात में क्या है आपका, वो है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जिसको उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना माना जाता है। तो जो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है ये आपके मसूरी में स्थित है। मसूरी के भट्टा फॉल जलप्रपात पर बनी हुई है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जो कि उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ये भी आपको नोट करना है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है, जो कि मसूरी के भट्टा फॉल पर स्थित है। अब यहाँ पे नदी सिस्टम और जलप्रपात तो हो गया। अब एक कुंड भी है देहरादून जनपद में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो देहरादून से कुछ ही लगभग 7 किलोमीटर दूर है यहाँ पे चंद्रबानी मंदिर। तो चंद्रबानी मंदिर कहाँ है, देहरादून से 7 किलोमीटर दूर है। और इसी चंद्रबानी मंदिर के निकट स्थित है गौतम कुंड। तो गौतम कुंड कहाँ है, देहरादून जनपद में चंद्रबानी मंदिर के निकट स्थित है गौतम कुंड। और माना जाता है कि यहाँ पे महर्षि गौतम ने निवास किया था अपनी पत्नी के साथ और अपनी पुत्री के साथ, अपनी पुत्री अंजनी के साथ उन्होंने यहाँ पे निवास किया था, तपस्या की थी। तो इसलिए यहाँ पे गौतम कुंड है, और ये कहाँ पे है, चंद्रबानी मंदिर के निकट स्थित है। तो जलप्रपात भी हो गया, कुंड भी हो गया, और नदी सिस्टम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आज मैंने आपको यहाँ पे देहरादून जनपद के इतिहास के बारे में, इसके भूगोल के बारे में, राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में, नदी सिस्टम, कुंड, जलप्रपात, ये सारे टॉपिक कंप्लीट किए। और जो हमारा कल का टॉपिक होगा उसमें हम प्रमुख स्थलों और प्रमुख जो मंदिर हैं देहरादून जनपद के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और पार्ट 3 में जो भी बचे होंगे टॉपिक होंगे, मेले हो गया और प्रशासनिक ढांचा हो गया और अन्य जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इसी के साथ हमारा गढ़वाल मंडल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम अगले वीक से क्या करेंगे, कुमाऊं मंडल के सभी जनपदों को एक एक करके यहाँ पे मैप के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।